हेलो एवरीवन, एग्जाम वार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीचर के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम इसके 4 सेट को कर चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें हम जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे जो आपका 61 नंबर से शुरू हो रहा है, और मैथ और रीजनिंग के लिए इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उसका सॉल्व वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ये आपका उत्तराखंड में है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में और कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो राजाजी टाइगर रिजर्व। राजाजी टाइगर रिजर्व ये भी आपका उत्तराखंड में है। वर्तमान में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 54 टाइगर रिजर्व हैं। 54वां पूछे कौन सा है? तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व ये भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है। और किस राज्य में है? ये आपका मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की और हम बात करें तो यहाँ पे और कौन से हैं? तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। पन्ना टाइगर रिजर्व ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। कान्हा टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व ये भी मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ये भी मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। टाइगर स्टेट के नाम से भी इसे जाना जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में कौन कौन से हैं? तो सरिस्का ध्यान रखिएगा। सरिस्का टाइगर रिजर्व आपका राजस्थान में है। रणथंभौर, रणथंभौर टाइगर रिजर्व ये भी राजस्थान में है। रामगढ़ विषधारी बहुत इंपॉर्टेंट है। रामगढ़ विषधारी ये भी कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। सरिस्का तो हो गया सरिस्का। और मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स कहाँ पे है? तो ये भी राजस्थान के टाइगर रिजर्व है। बिहार में कौन सा है? तो बिहार में आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो बिहार में है। और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। और विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को, 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। ये सारे पॉइंट भी आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन 2 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। बात करें अगर हम ओजोन परत की, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो आपका समताप मंडल, समताप मंडल में आपका ओजोन परत। और इसका काम क्या होता है? तो ये आपका सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ठीक है, ये पॉइंट इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, ओजोन परत संरक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था, आपको ध्यान होगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये आपका जो है कब हुआ था? ये हुआ था 1987 में। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या एक जीवित जीवाश्म है? जीवित जीवाश्म इसमें पूछा कौन सा है? तो आपका ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरी शैवाल, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका जीवित जीवाश्म है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मोनोजाइट एक अयस्क है। मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो थोरियम का अयस्क है ये। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सोडियम धातु का संग्रह किसमें डुबोकर किया जाता है? सभी को पता होगा। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, केरोसिन में। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम को जो है मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं और वायु के संपर्क में आने पर तुरंत जलने लगते हैं। ये तो आपका धातु की बात हो गई। एक प्रश्न बनता है कि किस अधातु को जो है पानी में डुबोकर रखा जाता है? तो फास्फोरस को, फास्फोरस को पानी में डुबोकर रखा जाता है। इसको भी आप ध्यान रखिए, ये आपका क्या है? अधातु है। ठीक है, नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2024-25 में शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित बजट क्या है? करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1,24,638 करोड़ रुपए। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग किए जाने वाला रसायन। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो आपका सोडियम थायोसल्फेट का, सोडियम थायोसल्फेट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका फार्मूला होता है Na2S2O3। इसका क्या होता है? फार्मूला होता है सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट, आयोडीन युक्त नमक में होता है। आयोडीन युक्त नमक में क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1, मुक्त आयोडीन। और इसमें क्या होता है? इसमें आपका पोटेशियम, पोटेशियम आयोडाइड भी होता है। पोटेशियम
आयोडाइड, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है, सभी को पता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा की कोई इकाई नहीं है? किस भौतिक मात्रा की कोई इकाई नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक और ध्यान रखिएगा, विकृति, विकृति की भी कोई इकाई नहीं है, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। घनत्व की बात करें तो घनत्व का क्या होता है? तो ये आपका घनत्व का होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये घनत्व की इकाई है। बल की इकाई, बल बराबर क्या होता है? तो आपका द्रव्यमान यानी m इंटू ए, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। और इसका क्या होता है? मात्रक की बात करें तो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका होता है? ये आपका बल का मात्रक होता है, इसे आप न्यूटन, ठीक है, इसे ही न्यूटन कहा जाता है। तो बल का मात्रक क्या? न्यूटन, इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट, एक पिंड आंशिक रूप से पानी में तब तैरता है जब, करा एक पिंड आंशिक रूप से पानी में तब तैरता है जब, इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन 1, विस्थापित पानी का वजन पिंड के वजन के बराबर, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा सिद्धांत है ये? आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है कि जब कोई पिंड किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उस पर ऊपर की ओर बल लगाया जाता है जो उस पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। एक कौन सा सिद्धांत है? आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक। नेक्स्ट, विटामिन डी की कमी से होता है, सभी को पता होगा विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन 1, रिकेट्स होता है आपका, विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। विटामिन डी की अगर बात करें, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम जरूर ध्यान रखिएगा। ये दो प्रकार का होता है, एक आपका D2, एक होता है आपका D3। D2 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आपका आर्गो कैल्सीफेरॉल, आर्गो कैल्सीफेरॉल आपका क्या हो गया? D2। अगर D3 की बात करें, इसका क्या होता है? कॉले कैल्सीफेरॉल, कॉले कैल्सीफेरॉल जो है ये आपका विटामिन D3 का रासायनिक नाम है, ठीक। और हम बात करते हैं यहीं पे रतौधी, रतौधी किसकी वजह से होता है? तो आपका विटामिन ए की वजह से होता है। और इसका नाम क्या होता है? रासायनिक नाम, तो आपका रेटिनॉल। स्कर्विक की बात करें तो विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। सारे रासायनिक नाम जरूर ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है ये, ठीक है। पानी में उपस्थित जीवाणुओं को समाप्त करने के लिए निम्नांकित किसका उपयोग किया जाता है? तो सभी को पता होगा क्लोरीन का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है एस्पिरिन है एक, एस्पिरिन क्या है? तो आपका दर्द निवारक है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, ये सब जो है एनसीईआरटी में हम पढ़ चुके हैं। अगला आपका अभिकथन दिया है और कारण दिया है, ये भी एनसीईआरटी से लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये। देखिए, नायलॉन कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ, ये भी क्या है? करेक्ट है, नायलॉन कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ, सही है। दूसरा है नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का था या चमकीला और धुलने में सुगम था, ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि ये जो है चमकीला और धुलने में सुगम होता है, इसलिए इसका जो है उपयोग कपड़ा निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भोजन के बड़े बड़े पोषण तत्वों को साधारण तत्वों में कौन सा तंत्र बदलता है? भोजन के बड़े बड़े पोषण तत्वों को साधारण तत्वों में कौन सा तंत्र बदलता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन 2, पाचन तंत्र, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है? तो आपका मुख द्वार से जो है इसकी शुरुआत होती है, और अंतिम रूप से पाचन कहाँ पे होता है? तो आपका छोटी आंत में होता है, ठीक है, छोटी आंत में। नेक्स्ट, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, इंपॉर्टेंट है। रोग दिया है और रोग कारक सूक्ष्म जीव दिया है। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा जो है किसकी वजह से फैलता है? तो इन्फ्लुएंजा ए वायरस की वजह से होता है, यानी आपका ये विषाणु की वजह से होगा। अतिसार, अतिसार यानी ये इसी को आपका डायरिया कहा जाता है, डायरिया या पेचिस, ठीक है। तो ये आपका किसकी वजह से होता है? ये आपका प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। और टाइफाइड ये आपका जीवाणु यानी बैक्टीरिया की वजह से होता है, टाइफाइड, ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से होता है कौन सा? टाइफाइड। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, शरीर के लिए आवश्यक 5 पोषक तत्व हैं, शरीर के लिए आवश्यक 5 पोषक तत्व कौन सा है? तो आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये भी आपका क्या है? सही है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1। अगला,
भारतीय टीम से खेलते हुए एक दिवसीय में दोहरा शतक जड़ने वाले आईपीएल 2024 में बिहार के सबसे महंगे खिलाड़ी ईशान किशन का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ? ईशान किशन का जन्म बिहार के किस जिले में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, नालंदा में। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट, बिहार भारत में एक अलग प्रांत कब बना? सभी को पता होगा, ये बहुत कॉमन प्रश्न है। बिहार भारत में एक अलग प्रांत कब बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई नहीं दिया, ऑप्शन 5, उपिक में से कोई नहीं, ऑप्शन 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कब बना था? तो आपका 22 मार्च 1912 को। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो आपका बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस मनाया जाता है कौन सा? 22 मार्च को। नेक्स्ट, हमारी आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? हमारी आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आपका रेटिना, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो आपका वास्तविक एवं उल्टा बनता है, वास्तविक एवं उल्टा बनता है, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, शॉर्ट सर्किट अथवा बिजली से लगी आग को बुझाया जा सकता है। बिजली से जो आग लगती है उसको किससे बुझाया जाया जाता है? तो आपका बालू तथा मिट्टी से। पानी का प्रयोग नहीं होता, ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा, बालू तथा मिट्टी के द्वारा। अगला, अगर किसी व्यक्ति का हाथ जंग लगे लोहे के टुकड़े से कट गया तो उसे क्या करना चाहिए? तो उसे जो है टिटनेस की सुई लेनी चाहिए, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए सरदार पटेल की अध्यक्षता में जिन्होंने मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प का मसौदा तैयार किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो। देखिए, इससे कई सारे प्रश्न बनते हैं इसमें। देखिए, पूछा जाता है कराची अधिवेशन कब हुआ था? तो आपका 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, और इसमें मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प किसने पारित किया था, मसौदा किसने तैयार किया था? तो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, और एक पॉइंट और, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इन्होंने जो आपका 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से जरूर लीजिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्नलिखित में से क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, रियासतों के एकीकरण की उनकी उपलब्धि। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क। बिस्मार्क की बात करें तो बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था। ठीक है, और भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो लौह पुरुष के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, आगे, जैन तीर्थंकरों के अंतिम उत्तराधिकारी थे। अंतिम उत्तराधिकारी कौन थे? तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी जी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। तो पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव। ऋषभदेव जो है आपके क्या थे? ये पहले तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर कौन थे? ये अक्सर एग्जाम पूछा जाता है। 23वें आपके पार्श्वनाथ थे। इनके प्रतीक चिन्ह भी पूछे जाते हैं। अगर हम ऋषभदेव की बात करते हैं तो आपका वृषभ यानी बैल, और पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प, सर्प। और तो अगर बात करें महावीर स्वामी की, इनका प्रतीक चिन्ह था आपका सिंह। ठीक है, सिंह। इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? राष्ट्रगान पूछा यहाँ पे, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूछा जाता है कि सर्वप्रथम राष्ट्रगान कहाँ पे गाया गया था? तो आपका जो 1911 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें गाया गया था। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रगान को गाया गया था। और कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो विशन नारायण ने। विशन नारायण ने इसकी अध्यक्षता की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। और हम बात करते हैं राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत की रचना किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रगीत का यानी वंदे मातरम की रचना की थी। और वंदे मातरम को पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था, तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन में से गाया गया था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका रहमतुल्लाह सयानी। रहमतुल्लाह सयानी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक,
नेक्स्ट, कलिंग युद्ध और उसके बाद के प्रशासन की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? कलिंग युद्ध की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? ऑप्शन 1 अशोक के 13वें शिलालेख से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। वह भारत की किस राज्य से संबंधित है? बछेंद्री पाल, ये आपका उत्तराखंड। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ऑप्शन 3। नेक्स्ट आपका अभिकथन दिया है और कारण दिया है। पहला इसमें, ज्यादातर पक्षियों की आंखें स्थिर होती हैं और उनकी पुतली घूम नहीं सकती है। ये क्या है आपका? बिल्कुल करेक्ट है। कारण दिया है, ज्यादातर पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। ये भी आपका करेक्ट है, लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहा। अगर ये उल्टा दिया है, अगर ये ऊपर होता ये नीचे नहीं, आपका कथन में होता है ज्यादातर पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। इसका कारण क्या है? तो कारण यह है कि क्योंकि ज्यादातर पक्षियों की आंखें स्थिर होती हैं और उनकी पतली घूम नहीं सकती है, इसलिए वो गर्दन को ज्यादा हिलाते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन 2 होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है? ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 नहीं होगा। नेक्स्ट, जनवरी 2024 में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया? जनवरी 2024 में MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन 3 प्रोफेसर BR कंबोज को। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोफेसर BR कंबोज ये चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के क्या है? कुलपति हैं। इन्हें 2024 में MS स्वामीनाथन का पुरस्कार प्रदान किया गया। हम MS स्वामीनाथन की बात कर लेते हैं। इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है और इन्हें 2024 में इन्हें भारत रत्न भी मिला है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी गैसें ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती हैं? ग्लोबल वार्मिंग को कौन सी गैसें बढ़ावा देती हैं? तो आपका मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, नीचे लिखित चीजों में कौन सी बायोडिग्रेडेबल है? पढ़ा चुका हूं इसके बारे में। इसका हो जाएगा बड़ा लक्कड़ यानी लकड़ी, भुना हुआ चिकन और सेब। इसका हो जाएगा ऑप्शन 3, 1, 4, 6। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला आपका अभिकथन और कारण दिया है। अभिकथन ए है, पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है। कारण आपका है, जब नाइट्रोजन उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। ये सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा, उल्टा दिया है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसका होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के अंतर्गत 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से संबंधित है। देखिए, अगर पूछा जाए 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था, तो आपका 92वें संविधान संशोधन यानी 52 संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था? तो आपका 1985 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंटी डिफेक्शन अधिनियम यानी दल बदल अधिनियम से संबंधित है। दल बदल अधिनियम से यह संबंधित है। देखिए, हम अनुसूची की बात यहीं पे हम कर लेते हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो 8 अनुसूची थी। कितनी? 8। वर्तमान में कितनी है? 12। अगर पूछा जाए 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो पहले संविधान संशोधन के द्वारा। पहले संविधान संशोधन के द्वारा यह जोड़ी गई थी, जो आपका 1951 में हुआ था। उसके बाद हम करते हैं 10वीं हो गया आपका 92वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा यह जोड़ी गई थी। उसके बाद 11वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी। 12वीं अनुसूची ये आपका 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा यह जोड़ी गई थी। 9वें में आपका क्या है? भूमि सुधार अधिनियम है। 10वें में आपका दल बदल अधिनियम है और 11वें में आपका ये ग्राम पंचायत और 12वें में आपका नगर पालिका है। सारे इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा। अगला, सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। सवाना घास के मैदान ये कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। उत्तरी अमेरिका की बात करें, यहाँ पे कौन सा पाया जाता है? प्रेरी। ये आपका शीतोष्ण घास के मैदान है, प्रेरी। ये कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में। और एक आपका ऑस्ट्रेलिया में कौन सा पाया जाता है? डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा? डाउन्स, ठीक। और हम बात करते हैं वेल्स। वेल्स कहाँ पाया जाता है? ये आपका दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में वेल्स। एक है आपका कंपास। कंपास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ये कहाँ पे? ये आपका ब्राजील में पाए जाते हैं। और हम एक है पंपास। ये कंपास है, ये पंपास है। पंपास कहाँ पे? ये आपका अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाए जाते हैं।
और लानोस। लानोस कहाँ पे? तो ये आपका वेनेजुएला में। सारे पॉइंट इसको ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिक को समानता का अधिकार प्रदान करता है? समानता का अधिकार आर्टिकल 14 में है, तो इसमें कोई ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 17 ध्यान रखिएगा, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत किसमें है? तो आर्टिकल 17 में है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? कौन सा ग्रह जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? तो आपका मंगल ग्रह। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे और किस नाम से जाना जाता है? इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है। इसके 2 उपग्रह हैं, ध्यान रखिएगा, डिमोस, डिमोस और फाबोस। पूछा जाए किसके जो है? फोबोस। ये किसके हैं उपग्रह हैं? तो ये आपका मंगल ग्रह के हैं। आगे, रिएक्टर स्केल का प्रयोग डैश मापने के लिए किया जाता है। रिएक्टर स्केल पूछा गया प्रश्न है, तो ये आपका भूकंप। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो आपका सिस्मोग्राफ से। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट, अभिकथन और कारण दिया है। पहला इसमें, धमनियों में रक्त का प्रवाह तेजी से व अधिक दाब पर होता है। दूसरा कह रहा है आपका कारण, धमनियों की भित्तियां मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ए और आर दोनों सही है, परंतु ए आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, आपका मृदा का वर्गीकरण दिया है और कण की प्रकृति दी है। ऐसा प्रश्न तो बहुत पूछा जाता है बीपीएससी के द्वारा। देखिए, बलुई की बात करते हैं, तो बलुई आपका हो जाएगा क्या? ये क्या होता है? अधिक मात्रा में बड़े कण। इसमें क्या होते हैं? बड़े कण होते हैं। मृदय यानी चिकनी मिट्टी की बात हो रही है, चिकनी मिट्टी, इसमें क्या होते हैं? तो अधिक मात्रा में छोटे कण होते हैं। ये आपका पहला हो जाएगा। और दोमट मिट्टी, तो आपका बड़े और छोटे कणों की लगभग बराबर मात्रा होती है इसमें। ठीक है, इसको मिला लीजिएगा। नेक्स्ट, किस देश की तटरेखा सबसे बड़ी है? किस देश की पूछा यहाँ पे? तो आपका कनाडा की तटरेखा सबसे बड़ी है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से क्या अल्प मात्रा में भी जल को कीटाणु रहित करता है? तो आपका क्लोरीन। ऑप्शन 3। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। बीपीएससी तैयारी 2 में पूछा गया था ये, तो आपका 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 8 मई को कौन सा दिवस? और रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। नेक्स्ट, एक बंद अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें, इस पे ऑप्शन 3, ना तो निर्यात और ना ही आयात होता है। इसे कौन सी अर्थव्यवस्था कहते हैं? इसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल है? डीपीएसपी किस में शामिल है? तो आपका ऑप्शन 1 भाग 4 में यह शामिल है। किस देश के संविधान से लिया गया है ये? आयरलैंड के संविधान से। भाग 4 में आर्टिकल की बात करें तो 36 से लेकर 51 में इसका उल्लेख किया गया है, और ये कल्याणकारी राज्य की बात करता है। कल्याणकारी राज्य की बात यह करता है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, लोहे का एक टुकड़ा पारा की सतह पर तैरता है, पर वही लोहा पानी में डूब जाता है। सही कारण बताइए। लोहे का एक टुकड़ा पारा की सतह पर क्या होता है? तैरता है, पर वही लोहा पानी में डूब जाता है। ऐसा क्यों होता है पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3, लोहे का घनत्व पारा के घनत्व से कम है, पर लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित कथन ठंडे मरुस्थल जैसे लेह में घरों के निर्माण से संबंधित हैं। दिए हुए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। लेह यानी लद्दाख की बात कर रहा है। कैसे घर होते हैं वहां पे? या पत्थरों से बनाए जाते हैं। सही है। इन घरों का भूतल ज्यादातर जानवरों को रखने के काम आता है। ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। तीसरा, आपका भूतल पर वायु संचालन के लिए खिड़कियों का निर्माण किया जाता नहीं, वहां पे खिड़की नहीं होती है। तो आपका ए और बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईबीएस का प्रश्न है ये। अगला, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी ध्वनि मनुष्य नहीं सुन सकता है? करा कौन सा ध्वनि मनुष्य नहीं सुन सकता है? तो कौन सा नहीं सुन सकता है? आपका 10 हर्ट्ज की ध्वनि नहीं सुन सकता है, और कौन सा 50,000 हर्ट्ज की ध्वनि नहीं सुन सकता है। ए और डी हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर। ये पूछा गया प्रश्न है, पूछा गया था कि कौन सा ध्वनि मनुष्य सुन सकता है। तो आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि जो होता है मनुष्य सुन सकता है। ठीक है। ये आपको कौन सी ध्वनि कहलाती है? श्रव्य ध्वनि कहलाती है। एक होती है आपका अश्रव्य ध्वनि। अश्रव्य ये क्या होती है?
आपका 20 हर्ट्ज से जो कम ध्वनियां होती हैं वो आपको क्या कहलाती हैं? अपश्रव्य कहलाती हैं। और एक होता है आपका पराश्रव्य। पराश्रव्य ये कौन सी होती है? तो ये आपका जो 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है, ज्यादा होती है, वो क्या कहलाती है? पराश्रव्य ध्वनियां कहलाती है। इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील एलॉय एक मिश्रण है। स्टेनलेस स्टील एलॉय एक मिश्रण है, ये कई बार आ चुका है प्रश्न। तो ये इसमें क्या होता है? तो इसमें निकिल होता है, कार्बन होता है, क्रोमियम होता है, लोहा होता है। तो इसमें देखिए देखिए इसमें दोनों होना चाहिए, दोनों सेम ही दिया है, तो ऑप्शन इसका 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों दिया तो एक से अधिक भी लगा सकते हैं इसको। नेक्स्ट आपका महाकाव्य महाभारत का मूल नाम है। महाभारत का मूल नाम क्या है? तो आपका जय संहिता। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत की रचना किसने किया है? तो महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की है। रामायण की रचना किसने किया है? तो वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि ने आपका किसकी रचना? तो आपका रामायण की रचना। कथा सरित सागर यहाँ पे दिया है, तो ये किसकी रचना है? तो सोमदेव की, सोमदेव की रचना है कथा सरित सागर। राजतंगड़ी किसकी रचना है? तो आपका कल्हड़ की रचना है, कल्हड़ की। इसमें आपका कश्मीर का इतिहास देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, किसी गर्भवती महिला के प्रसवोपरांत निकलने वाले पहले दूध को कहते हैं? माँ के पहले दूध को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 खीस या कोलेस्ट्रम कहा जाता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी बात करते हैं विश्व इतिहास की झलक इसका नाम है। ठीक है, विश्व इतिहास की एक झलक। ठीक है, इसका हिंदी में नाम है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कल के रहने योग्य शहर विषय पर वैश्विक शिखर सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? कल के रहने योग्य शहर विषय पर वैश्विक शिखर सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो गांधीनगर, गुजरात। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, थाई पूसम त्योहार निम्नलिखित में से किस धर्म में मनाया जाता है? थाई पूसम ये आपका हिंदू के द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो। मुख्यतः ये तमिलनाडु वगैरह में मनाया जाता है। ठीक है, अगला है भारत के राष्ट्रपति के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका था? भारत के राष्ट्रपति के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारत के क्या थे? पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो ये कब से कब थे? तो आपका 1952 से लेकर 1962 तक क्या थे? राष्ट्रपति थे। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें तो ये आपका 2002 से 2007 तक राष्ट्रपति थे। जाकर रिसवान की बात करें तो ये आपका 1967 से 1969 तक ये राष्ट्रपति थे। अगला, बिहार राज्य के भागलपुर में नाथनगर क्षेत्र प्रसिद्ध है। बिहार राज्य के भागलपुर में नाथनगर क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। तो आपका रेशम वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। भागलपुर को जो है सिल्क सिटी कहा जाता है। सिल्क सिटी ये पूछा गया प्रश्न है, बीपीएससी टीआरई 1, 2 में दोनों में पूछा गया है ये। अगला, उर्वरक के बारे में क्या सही है? उर्वरक के बारे में कह रहा कौन सा सही है? उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। यह क्या है आपका? बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। उर्वरक एक कार्बनिक लवण है, गलत है। उर्वरक नहीं, जैविक खाद जो होते हैं आपका, इसमें आपका ये कार्बनिक लवण होते हैं, तो ये आप गलत हो जाएगा। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होता है, तो ये आपका क्या है? गलत है। ह्यूमस से नहीं, किससे? सूक्ष्म जीवों से ह्यूमस प्राप्त होता है, सूक्ष्म जीव के अपघटन से। चौथा, आपका उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। ये आपका क्या है? करेक्ट है। तो आपका पहला सही है और चौथा सही है। ए और डी आपका करेक्ट है, बाकी दोनों गलत है। ए और डी, ए और डी किसमें? ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2। नेक्स्ट, पौधे के विकास या वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है, सभी को पता होगा, दोमट मिट्टी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोमट। नेक्स्ट, महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया था? तो आपका ग्रेट ब्रिटेन में। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जाता है ब्रिटेन में महिलाओं को मताधिकार कब मिला? तो ये आपका 1928 में मिला था। अगर बात करें अमेरिका में कब मिला था? 1920 में मिला था। ऑस्ट्रेलिया कब मिला था? 1902 में मिला था। ये सब भी आप ध्यान रख लीजिएगा। अगला, एक मांसाहारी जंतु जिसके शरीर पर धारियां होती हैं अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेजी से भागता है, उसके पाए जाने की संभावना है। ये जानवर कहाँ पाए जाएंगे? तो आपका उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाघ वगैरह। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं हम, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए। लोकतंत्र को अगर सफल बनाना है तो क्या करना चाहिए, तो बेरोजगारों को रोजगार, बिल्कुल सही है। सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार नहीं, जहां सिर्फ लग जाता है आपका गलत हो जाता है, वो नेगेटिव हो जाता है। तीसरा आपका सुदृढ़ पंचायती राज, बिल्कुल सही है। और नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए, ये भी आपका क्या करेक्ट है। तो आपका पहला, तीसरा और चौथा, पहला, तीसरा और चौथा किसमें है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सौर परिवार में ग्रहों की संख्या कितनी है। सौर परिवार में ग्रहों की संख्या कितनी है, तो 8 है वर्तमान में, 1 इसका करेक्ट आंसर हो। कौन कौन से ग्रह हैं, देखिए सूर्य से दूरी के क्रम में पूछा जाता है। या आपका मान लीजिए सूर्य है, सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, आपका बुध है, उसके बाद कौन सा है, शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी, फिर आपका मंगल का नंबर आता है, बृहस्पति, फिर शनि, और फिर अरुण, और लास्ट में कौन सा आपका वरुण ग्रह है, लास्ट में वरुण ग्रह। क्रम जरूर ध्यान रखिए, ये पूछा जाता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये लास्ट में है। और सबसे बड़ा ग्रह की बात करें बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह आपका कौन सा है, बुध ग्रह है। ठीक, नेक्स्ट, भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी। भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना थी आपका जयप्रकाश नारायण ने दिया था, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है, सबसे लंबी कोशिका, तो न्यूरॉन्स यानी तंत्रिका कोशिकाएं, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। इनमें से कौन घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं था, ध्यान रखिए इसको जरूर पढ़िएगा, नहीं पूछा है इसमें, तो आपका ऑप्शन 3 राष्ट्र संघ का गठन। देखिए ये आपका प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम था, प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम था ये राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ का गठन आपका 1920 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ पूछे, संयुक्त राष्ट्र संघ ये किसका परिणाम था, तो ये आपका द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम था। ठीक है, इसका गठन आपका 1945 में हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ की। और ये राष्ट्र संघ है, ये आपका 1920 में, और ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका गठन किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध आपका 1914 से लेकर 1918 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध आपका 1939 से लेकर 1945 तक चला था। ठीक, नेक्स्ट, चीन और भारत के बाद तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश कौन सा है। चीन और भारत के बाद तीसरा कौन सा है, तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है। मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत पूछा है इसमें। पहला है, इससे पुरातन व्यवस्था का मृत्यु प्रमाण पत्र कहा जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व को अपनाया गया था, ये भी सही है। सभी वयस्कों को मताधिकार दिया गया, ये गलत है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, अचार को लंबी अवधि तक रखना हो तो, अगर अचार को लंबी अवधि तक रखना हो तो क्या करना चाहिए, उसमें जो भी पानी हो उसको निकाल देना चाहिए, ऑप्शन 2 पानी का अंश निकाल देना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़ता है। पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से जुड़ता है, तो आपका खैबर दर्रा, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर। इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है, किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है, ऑप्शन 5 हो जाएगा, इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो किसे कहा जाता है, छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, छत्तीसगढ़, कहीं कहीं आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा। ठीक है, आगे, आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास आपका कह रहा है प्रथम पोषी स्तर पर है तो तृतीय पोषी स्तर पर कौन होगा। देखिए कह रहा घास आपका प्रथम पोषी, घास क्या है, ये प्रथम पोषी है। उसके बाद आता है आपका अंतर, घास कौन खाएगा, तो घास को आपका टिड्डा खाएगा, टिड्डा खाएगा। टिड्डा कौन खाएगा, आपका मेढक, मेढक खाएगा टिड्डा को। उसके बाद मेढक को कौन खाएगा, सांप खाएगा। तो यही आपका कह रहा है, प्रथम पोषी आपका घास हो गया, द्वितीय आपका टिड्डा हो गया, तृतीय आपका मेढक। तो इसमें पड़ा तृतीय पोषी कौन सा, तो मेढक होगा, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो गया। यही हम बात करते हैं, यह घास क्या हो गया आपका, ये उत्पादक हो गया, और ये आपका प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक, ये आपका तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन 1 इसमें तृतीय पोषी पूछा है, क्योंकि घास को प्रथम पोषी बोला है, इसलिए आपका मेढक होगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना में सेना के कर्नल के बराबर कौन सा रैंक है। भारतीय नौसेना में पूछ रहा है कि सेना के कर्नल के बराबर कौन सा होता है, तो नौसेना में आपका कैप्टन, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। थल सेना में आपका कर्नल, और इसमें क्या हो जाएगा, कैप्टन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी फसल नाइट्रोजन नियंत्रण में सहायक होती है। कई बार आ चुका प्रश्न ये, तो आपका मटर,
ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर। जो आपका दलहनी फसलें होती हैं और जो फलीदार फसलें होती हैं उसमें उसके जड़ों में क्या पाया जाता है, आपका राइजोबियम पाया जाता है। राइजोबियम, राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, ठीक है, जो आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, दूध को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने की प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहा जाता है, क्योंकि इसमें करा है इस प्रक्रिया का आविष्कार प्रसाद देश में हुआ था। दूसरा आपका, इस प्रक्रिया की खोज ब्रेल पास्चर ने किया था। इस प्रक्रिया की खोज लुई पास्चर ने किया था, ये आपका करेक्ट है। इस प्रक्रिया की खोज किसने की थी, लुई पास्चर ने किया था। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। इसमें क्या होगा, दूध को गर्म किया जाता है और अचानक इसे ठंडा कर लिया जाता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर को कौन सी लिंक नहर जोड़ती है। प्रशांत महासागर को करा अटलांटिक महासागर से कौन जोड़ता है, तो आपका पनामा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। और हम बात करते हैं मलक्का की, मलक्का किसको जोड़ता है, तो आपका हिंद महासागर। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को यह जोड़ता है, हिंद और प्रशांत को जोड़ता है कौन, मलक्का। स्वेज की बात करते हैं, तो आपका लाल सागर, लाल सागर को जोड़ता है कौन, भूमध्य सागर को। लाल सागर को भूमध्य सागर से यह जोड़ता है, कौन सा, स्वेज नहर। अगला, विश्व बैंक की नवीनतम प्रवासन और विकास रिपोर्ट के अनुसार 2023 में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा देश है। करंट अफेयर में इसको करा चुका हूं, इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 भारत देश है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। जो भी करंट अफेयर इसमें है ना, उसको मैं सब करा चुका हूं, प्रैक्टिस सेट जो एडिटोरिया का है उसमें, तो आप उसको भी देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है वो। आपको करंट अफेयर की वीडियो डेली आपका 2 बजे आएगी, ठीक है। और बात करते हैं प्रैक्टिस सेट आपका 5 बजे आएगा, और एनसीईआरटी और जो भी क्लास होगा वो आपका 8 बजे आएगा। तो आपका तीनों टाइमिंग आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक। अगला, अभी कथन आपका दिया है और कारण दिया है। ग्रीष्म ऋतु में खेतों यानी फसलों में पानी देने की आवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है। बिल्कुल क्या है आपका करेक्ट है, अधिक होती है। इसका कारण है कि मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर का का अधिक होना है। ये भी आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने किस वर्ष दांडी मार्च आयोजित किया था, कल भी आ चुका है ये प्रश्न। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी, तो आपका 12 मार्च 1930। कहां से हुआ था, साबरमती से हुआ था। गांधी जी अपने कितने अनुयायी के साथ गए थे, तो आपका 78 अनुयायी। और ये जो 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक चला था, और 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट आपका, बिहार में जल मंदिर कहाँ पे स्थित है। बिहार में जल मंदिर ये कहाँ पे, पावापुरी में। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पावापुरी क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे आपका महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी, महावीर स्वामी की यहाँ पे मृत्यु हुई थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पटना साहिब की बात करते हैं, यह क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे जो है गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना साहिब में। पूछा जाता है ये प्रश्न, ध्यान रखिएगा कब हुआ था, तो आपका 1666 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे। और ये जो है इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की शुरुआत की थी, खालसा पंथ की शुरुआत की थी। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। अगला, शीर्ष मृदा नहीं, यहाँ पे होगा मुद्रा नहीं है, मृदा होगा। शीर्ष मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह कई जीवों जैसे कृमियों और कृंतकों को आवास प्रदान करती है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन अक्षांश रेखा भारत से होकर गुजरती है, सभी को पता होगा कौन से अक्षांश रेखा, तो आपका ऑप्शन 2 कर्क रेखा। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है। और भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर यह गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं, तो आपका ध्यान सुनिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। नाम रट लीजिए, पूछा जाएगा ये। नेक्स्ट, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा उपग्रह पूछा, ध्यान रखिए, ग्रह नहीं उपग्रह पूछा है। तो ऑप्शन हो जाएगा 5 में से कोई नहीं। कौन सा है सबसे बड़ा, तो आपका गैनीमीड। गैनीमीड सबसे बड़ा क्या है, उपग्रह है। और ये किसका उपग्रह है, तो ये आपका बृहस्पति का उपग्रह है। बृहस्पति का उपग्रह है ये गैनीमीड, ठीक है। और सबसे बड़ा उपग्रह है ये सौर मंडल का। चंद्रमा किसका उपग्रह है, तो आपका पृथ्वी का उपग्रह है, सभी को पता होगा। टाइटन की बात करें किसका है, तो आपका शनि का है, शनि का उपग्रह टाइटन है, ठीक है। मिरांडा आपका ये यूरेनस शनि किसका है, अरुण का उपग्रह है। नेक्स्ट बात करते हैं, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण है, सभी को पता होगा
जड़त्व, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपका न्यूटन का पहला नियम है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, ब्रिटिश राज में भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ये इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश राज में भारत की पूछा यहाँ पे पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपका ऑप्शन 3 लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, 5 पॉइंट इसमें बता रहा हूं, आपको ध्यान सुनिएगा। ठीक है, बंगाल का अगर पूछा जाए, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका क्लायू था। क्लायू ये बंगाल का था। आप पूछा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल तो ये कौन था, तो आपका वारेन हेस्टिंग था। ठीक, और हम बात करते हैं भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये आपका हो गया पहला। अब पूछा जाता पहला वायसराय, प्रथम वायसराय कौन सा था, कौन था, तो ये आपका लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग क्या थे, भारत के पहले वायसराय थे। अब पूछा जाता है स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ये क्या थे, अंतिम थे। ठीक, इसको भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, प्रकाश की एक किरण एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक से चलकर दूसरे माध्यम से अपवर्तनांक U2 में प्रवेश करती है, अगर अपवर्तनांक I तथा अपवर्तनांक कोण R या साइन I अपान साइन R का मान होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन 3 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह पूछा है, तो आपका शुक्र ग्रह जो है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। और हम बात करते हैं क्या है, सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है। और इसे भोर का तारा, भोर का तारा कहा जाता है, इसे शाम का तारा कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसे कहा जाता है, सभी को पता होगा इसके बारे में। और एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, ये जो आपका शुक्र है, शुक्र ग्रह जो है अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में घूर्णन करता है। जैसे हम बात करते हैं पृथ्वी, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, तो आपका पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब। लेकिन शुक्र और एक ध्यान रखिएगा यूरेनस यानी अरुण ग्रह, ये दोनों ग्रह जो है पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, ये पूछा जाता है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगला, भारत का पहला जीवमंडल यानी जैवमंडल बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो आपका नीलगिरी रिजर्व, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है उस भारतीय परमाणु भौतिक शास्त्रज्ञ को पहचानिए जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के संस्थापकीय निदेशक और भौतिक शास्त्र के प्राध्यापक थे, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन 1। अगला है कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर 100 सेकंड के लिए काम कर चुक रहा है जो वेग का मान 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है, तो बल का मान, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इसका 3 होगा, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.25 न्यूटन, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इसका PDF आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, वहां पे आपको मैथ और रीजनिंग हिंदी वगैरह का सबका सॉल्व मिल जाएगा आपका। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।